दोस्तों नमस्कार। और कैसे हो आप सभी। आई होप आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जो लोग अपने ज्ञान का इस्तेमाल सही ढंग से कर लेते हैं वे जीवन में कभी भी दुखी नहीं होते हैं। ऐसे लोगों को सफलता के साथ ही मान सम्मान भी मिलता है। जो लोग ज्ञान का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं वे हमेशा दुखी और असफल रहते हैं। इस संबंध में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा। कहानी उस सुसाइड की है जिसने दम तोड़ दिया और जीत गई ज़िंदगी। तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केपी वॉइस स्टोरी में। अगर दोस्तों कहानी आपको अच्छी लगे तो हमारी कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे आने वाली हर एक मोटिवेशन वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। दोस्तों, सुसाइड की खबरें तो हम आप रोज़ सुनते रहते हैं। ज़िंदगी से परेशान होकर मौत को गले लगाना, ये समाचारों से अखबार भी भरे पड़े हैं। लेकिन ये कहानी बहुत ही अलग है। यह कहानी उम्मीद टूटने की नहीं है, उम्मीद जगाने की है। ये कहानी है हताशा को हराने की, जीवटता के जीवन की जीतने की, खुद से संघर्ष में साहस के साथ आगे बढ़ने की, निराशा को नकारने की और ज़िंदगी को फिर से गले लगाने की। ये कहानी है अभिलाषा की, जो कभी मौत को गले लगाने के लिए तैयार थी, लेकिन आशा से भरी ज़िंदगी ने उससे पहले अपनी बाहों फैला दी। अभिलाषा की ये कहानी इसलिए भी ज़रूरी है ताकि सुसाइड की पीड़ा से जूझ रहे तमाम लोग सीख सकें कि ज़िंदगी अपने हर रूप में मौत से बेहतर है। आगे की कहानी अभिलाषा की जवानी। दो बहनों ने मुझे दुआओं में मांगा था। घर में सबका लाडला था। हंसी शरारतों के बीच बचपन निकाला था। स्कूल में नाम रखा गया अभिलाष श्रीवास्तव। स्कूल बैग में तमाम उम्मीदों के साथ माँ बाप का इंजीनियर बनाने का सपना लेकर पढ़ाई में लग गए। घर पर सख्ती होने लगी। मेरा इमेज एक ब्राइट स्टूडेंट की बन गई, तो फिर उस 12वीं तक वैसे ही मेंटेन रखा। 12वीं की पढ़ाई तक आते आते दोनों बहनों की शादी हो गई। अब पापा मम्मी के साथ बचा मैं अकेला। मम्मी डायबिटीज़ के कारण बीमार रहती थी। वहीं पापा की पोस्टिंग सिद्धार्थ नगर में कानून नगो के तौर पर है। 12वीं के बाद मेरी लाइफ में एक यू टर्न आया जब मैंने घर वालों को बताया कि मुझे इंजीनियर नहीं, रेडियो केमिस्टर बनना है। ये शौक़ मुझे स्कूल लाइफ में ही लग गया था। मम्मी पापा के चेहरे पर 12 बज गई, लेकिन बेटा जिद कर बैठ गया था। तो कौन मना करे। मैंने लखनऊ में रेडियो का कोर्स ज्वाइन कर लिया। कोर्स ज्वाइन करने के बाद घर में काफ़ी डांटा गया। एक तरह से घर से निष्कासित कर दिया गया। पापा ने तो पूरे 6 महीने बात नहीं की। जिस लड़के ने 12वीं की पढ़ाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से की हो और 80% नंबर आए हों, उसके पेरेंट्स तो उम्मीद करेंगे ही कि मेरे पापा बहुत खुश थे कि अब लड़का मेरे IIT निकालेगा। लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। मेरे दिमाग में ऑल इंडिया रेडियो में क्रिकेट कमेंट्री करने का भूत सवार था। मैंने लखनऊ से रेडियो का कोर्स किया, फिर FM में काम किया, लेकिन घर का प्रेशर था कि घटने का नाम नहीं ले रहा था। पापा कहते कि अरे कम से कम ग्रेजुएशन कर लो। उनको लगने लगा कि कम उम्र में काम और शोहरत मिल रही है, तो मन बढ़ गया। फिर मैंने एक और बम दागा कि मैं अपनी पसंद के विषय जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन करूंगा। इसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी कॉलेज आ गया और पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन के बाद तुरंत नौकरी लग गई। मैंने शुरुआत PR यानी पब्लिक रिलेशन से की थी। बहुत जल्द समझ में आ गया कि ये पत्रकारिता तो नहीं है, तो मैंने एक डेली न्यूज़पेपर से सीखना शुरू किया। उस वक्त मेरा युवा मन पता नहीं कहाँ कहाँ दौड़ रहा था। यही दौर
प्यार मोहब्बत और दिल लगी का भी था। दोनों ही साथ साथ चलने लगे। काम से खाली बच समय एक लड़की से अपनी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को निभाने में लग गया। ट्रेनिंग के बाद छोटे छोटे पोर्टल में काम किया। उसके 1 साल बाद दिल्ली के एक नेशनल डेयरी में नौकरी लग गई, लेकिन यह एक बार फिर रिटर्न आया। पत्रकारिता के साथ ही मुझे BCCI में कमेंट्री का भी मौका मिल गया। इंटरनेट रेडियो में रेडियो फॉर क्रिकेट के साथ मैंने 2 IPL किए। अब रेडियो का काम ख़त्म हुआ तो अखबार की नौकरी में फिर दिमाग लगाया। इस नौकरी में मुझे बस एक ही दिक्कत थी, वो ये कि अखबार निकलने के बाद रात के 3 बज जाते थे। ऑफिस इतनी दूर नोएडा के आउट स्काउट में था कि कैब से आना जाना पड़ता था। घर पहुँचते पहुँचते करीब करीब सुबह हो जाती थी। कई बार नींद पूरी नहीं हो पाती तो माहौल सूट न होने के कारण नौकरी छोड़ दी थी। अब मैं 4 महीने घर पर बैठा रहा। चीज़ें खराब दिख रही थी। कैरियर को लेकर चिंता बढ़ी थी। जब मैं अपने मेंटल इश्यू को समझने की कोशिश करता हूँ तो लगता है शायद यहीं से उतार चढ़ाव शुरू हुआ होगा। अभी मुझे याद भी नहीं सही से कि डिप्रेशन का बीज कब पड़ा या कैसे पड़ा। ऐसा कुछ मुझे महसूस भी हुआ होगा तो समझ नहीं आया। ये कहें कि हल्के में लिया होगा। नौकरी की चिंता जल्द ही मिट गई। मुझे एक हेल्थ वेबसाइट में नौकरी का ऑफ़र मिला। वेबसाइट जॉन की और हेल्थ कंटेंट लिखने लगा। सैलरी बढ़िया थी और माहौल तो बहुत ही अच्छा था। मुझे काम में मज़ा आने लगा था। फिर यहाँ भी कुछ ऑफिशियल सिस्टम चेंज हुआ। इस चेंज में मेरी जिम्मेदारी बदल दी गई। मेरा लेखन से दूर दूर तक का रिश्ता नहीं था। बोर होने लगा तो छुट्टी लेकर घर गया था। बहुत सोच विचारा और यहाँ से भी रिजाइन कर दिया। अब सोचा कि गणित वगैरह की पढ़ाई करके कुछ अलग कैरियर बनाऊंगा। अब मैं ये लाइन ही छोड़ दूंगा। उधर मैं जिस लड़की के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में था उसके साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग पनपने लगी। तब कुछ अच्छा चल नहीं पा रहा था। अब तो सही से बहुत और याद भी नहीं, लेकिन धीरे धीरे मेरी उससे बातचीत कम होने लगी थी। परिवार वाले उसकी शादी का दबाव डाल रहे थे। मेरा कैरियर स्थिर नहीं था। खैर, हमने समझदारी दिखाते हुए बातचीत पर ब्रेक लगाना शुरू किया, जो कि धीरे धीरे ख़त्म ही हो गया। मैंने इस दौरान मास्टर्स की पढ़ाई भी की। इस सब चीज़ों को सुलझाने में मेरे बचपन का दोस्त काफ़ी मदद कर रहे थे। दोस्ती के मामले में मैं खुद को किस्मत वाला मानता था कि भले ही मेरे क्लोज फ्रेंड 3 ही थे, लेकिन जो दोस्त थे उन पर इमोशनली निर्भरता बहुत ज़्यादा थी। मैं उनके साथ बातचीत करके खुश था। इन तीनों में से एक मेरी बचपन की दोस्त थी। वो मेरे बारे में काफ़ी कुछ जान रही थी। उसके साथ मैं कई बातें साझा कर रहा था। अब आगे की कहानी बताता हूँ कि मैं दिल्ली आकर अब फिर से नौकरी करने लग गया था। यहाँ मैंने जिस इमारत में किराए पर फ्लैट लिया वो 4 मंजिला बिल्डिंग थी। मेरा 3rd फ्लोर था। ये लैंडलॉर्ड रहते नहीं थे। नीचे के फ्लोर में 2 लड़के रहते थे। मैं आराम से रहने लगा, लेकिन एक दौर ऐसा आया जब उस बिल्डिंग में अकेला आदमी सिर्फ मैं बचा था। नीचे फ्लोर खाली हो गया। सच कहूँ तो मुझे ये लगता कि इस अकेलेपन में मैंने अपने कैरियर को पहचानना, अपनी एजेंट को महसूस किया। पहली बार जब मन में ख्याल आया कि यहाँ अकेला रहता हूँ, मैड ही नहीं आती है, कहीं अगर कुछ हो गया तो कोई जान भी नहीं पाएगा, डोर अंदर से बंद भी रहेगा। लेकिन मैंने इन सब थॉट्स को इग्नोर करके ये सोचकर किया कि ये सब तो चलता रहता है। दूसरी तरफ मेरी नौकरी अच्छी चल रही थी, लेकिन खुद को अकेला महसूस करने लगा था। फिक्र हावी होने लगी थी। मेरे थॉट्स को अब रिकॉल भी नहीं करता, लेकिन वो ओवर थिंकिंग जो थी, मुझे लगता था कि मैं सब गलत चीज़ें बर्दाश्त कर रहा हूँ। दुनिया में मेरे साथ सब गलत हो रहा है। फिर एक दिन मैंने सोचा कि किससे मैं अपने
मन के भावों को बताऊं। दोस्तों का कॉल लगाया, वो बिजी था। फिर अपने सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट को स्विप किया। ऐसे लगा कि जैसे कोई मुझे जानता ही नहीं। मैं सच में बिल्कुल अकेला सा हो गया था, बहुत अकेला महसूस करने लगा था। फिर मुझे मेरे एजेंट ने एक सिस्टम देना शुरू किया। ये सिस्टम था माइग्रेन का। मैं जब महसूस करूं तो लगता था कि मैं कहीं ना कहीं असहज हूँ। जब मैं लोगों के बीच बीच जाता हूँ, आवाज़ें मेरे कानों में गूंजती हैं, मेरे सिर में दर्द शुरू हो जाता है। मैंने कई डॉक्टरों को दिखा डाला, लेकिन ये सिर दर्द जाने का नाम नहीं लेता था। एजेंट के बारे में इतना अवेयर नहीं था। मैंने ऊपर जिन दोस्तों के बारे में बताया, उन्हीं में से एक दोस्त थी मेरी, उससे बातचीत ज़्यादा होने लगी। वो सारी बात जानती थी, या यूँ कहीं कि मुझे पूरा समझती थी। ये सिर दर्द, अकेलेपन, फियर, घबराहट सब मुझे भीतर ही भीतर जैसे तोड़ रहे थे। मैं और ज़्यादा परेशान, भीतर से जैसे तोड़ रहे थे, और भी ज़्यादा परेशान होने लगा। इससे सबसे बुरा ये हुआ कि इसी घुटन के दौर में मेरी दोस्त से मेरी लड़ाई शुरू हो गई। शायद मैं उस पर अपना गुस्सा निकालने लगा था। उससे मेरी हर छोटी मोटी बात पर लड़ाई होती। मैं खींच जाता, कुछ कह देता, और छोटी सी बात पर लड़ाई भयंकर रूप ले लेती। दूसरी तरफ डर कि अब अगर इससे दोस्ती टूटी तो मैं बहुत ज़्यादा अकेला हो जाऊंगा। लड़ाइयाँ होती हैं तो मुझे अंदर से अटैक करती थी। मुझे उस वक्त कुछ भी मालूम नहीं था कि मैं किसी डिप्रेशन की तरफ जा रहा हूँ। पहले तो मैंने इस खुद से हराने की सोची। मेरे लिए ये ऐसा समय था जिसे आज मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मेरा दिल जैसे डूबता जा रहा था। हर दिन मेरा दिमाग मुझसे बगावत को तैयार बैठा था। दोनों ही मेरे कमांड अक्सर ठुकरा देते थे। मेरा बस हर वक्त रोने का मन करता था। घबराहट बहुत तेज होती थी और लगता था कि मेरा दिमाग जैसे फट जाएगा। मैं फूट फूट कर रोता भी था। घबराहट मुझे तोड़ना शुरू कर देती। जब ये लक्षण बहुत ज़्यादा होने लगे तो मैं पहले लखनऊ, फिर अपने गांव आ गया। गांव का शांत माहौल, मिलनसार लोग, परिवार की भीड़ सब था। बस मेरे दिल को सुकून नहीं था। कई बार तो यह हताश इस कदर हावी हो जाती थी कि लगता था कि सब तोड़ फोड़ दूं, जला दूं। कई बार ऐसा होने लगता था कि यहाँ से दौड़ लगाकर भाग जाऊं। जब आप अपनी मेंटल हेल्थ संबंधित परेशानी किसी से साझा करते हैं तो सबसे पहले आपका जो सीख मिलती है कि यार जाओ कहीं घूम कर आओ, सब ठीक हो जाएगा। मोटिवेशन वीडियो सुनो। यहाँ मैं अब अपने ये अनुभव भी ज़रूर बताऊँगा। हुआ ऐसा कि मैंने भी अपने दोस्तों से बात की, बताया तो घूम कर आने की नसीहत मिली। मैंने सोचा कि चलो दिल्ली ही चले जाऊँ, वहाँ डॉक्टरों से मिलूँगा। दिल्ली आकर यहाँ वहाँ सब जगह घूमा। एक बार मसूरी भी गया, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात। फिर मैं यहाँ अपने एक दोस्त से मिला जो मेरे साथ पढ़ चुका था। मैंने उससे कहा कि यार मुझे किसी डॉक्टर से मिलवाओ। तो उसने बेहद दोस्ताना अंदाज में कहा कि छोड़ो भी चिंता, बस थोड़ी दारू पी लो, सब ठीक हो जाएगा। उसने भी मेरी हालत को बहुत सीरियसली नहीं लिया। इसमें उसकी भी गलती नहीं है। अधिकतर लोग दूसरों की इस समस्या को सीरियस नहीं लेते हैं। इस तरह मेरी डॉक्टर से मुलाकात नहीं हो पाई। दूसरी, सेक्रेटरी से मिलने का एक अलग टेम्पो होता है। लोग पागल समझेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, दवाएं नींद वाली होती हैं, आदि आदि। जब मैंने पहली बार शराब पी दोस्त के यहाँ से घर से लौट कर मैं रात में जब बेड पर था, तभी मेरे साथ बहुत अजीब होने लगा। मेरी एजेंट इतनी बड़ी कि मैं शराब ने पीने की वो सारी सीखें भूल गया जो मेरे पिता ने मुझे बचपन से दी थी। मैंने उससे कहा कि मैं आ रहा हूँ, मुझे थोड़ी सी शराब ही पिला दो, मैं कुछ देर बाद नॉर्मल रहना चाहता हूँ। उसके घर जाते रास्ते भर सोच रहा था कि शराब पीने वालों में से कितनी नफरत करता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने दोस्तों के घर जाकर पहली बार शराब पी ली।
2 पैक पिए और फिर वापस आ गया। इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं दिखा, उल्टा दूसरे दिन एंजाइटी डबल हो गया। यहाँ से मैं वापस घर लौट आया। ये मेरे डिप्रेशन की जर्नी थी जिसने मुझे एक अजीब इंसान बना दिया था। मुझे खुद पर ही कई बार दया आती थी। हमेशा दूसरों को हंसाने वाला खुश मिजाज लड़का क्या हो गया था। अब तो मुझे माइग्रेन के साथ घबराहट और फिर रात रात में बीच बीच में नींद टूटने की समस्या हो रही थी। मैं कैसे भी सो तो जाता, लेकिन बीच रात में 2 बजे या 3 बजे नींद खुल जाती और फिर मैं घबरा कर काँपने लगता। जागने के बाद वो समय मेरे लिए बहुत डरावना होता था। पता नहीं कैसी कैसी नेगेटिव चीज़ दिमाग में आती थी। घर की बनावट ऐसी है कि नीचे 2 रूम हैं। मम्मी पापा ऊपर रहते हैं, मैं नीचे रूम में रहता था। अब रात में 2 बजे दिमाग में पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आते। वो सीवियर लेवल के नेगेटिव ख्याल होते और नींद कहीं दूर भाग जाती। मुझे अपने भीतर के उस दौर के अभिलाषा के बारे में सोचकर बुरा लगता जो उसे नींद से डराने लगा थे। मैं सोचता था कि अगर सो जाऊंगा और नींद खुल गई तो मैं क्या करूंगा। रात में जागने के लिए मैंने किताबें खूब ऑर्डर कर ली। रात में पढ़ूंगा, लेकिन किताबें 2 पन्ने खोलता पढ़ नहीं पाता। किताबों का सॉल्यूशन भी समझ नहीं आया। इस बीच मैंने एक बहुत अलग चीज़ की। दरअसल मम्मी का इलाज देखते देखते मुझे दवाओं का कॉम्बिनेशन पता चल गए थे। इसलिए नींद के लिए मैंने मम्मी की दवा लेनी शुरू कर दी। पहले एक दिन नींद आई, फिर 2-4 दिन परेशान रहा तो धीरे धीरे ये डोज बढ़ गई थी। लेकिन नींद फिर भी नहीं आती थी। जानबूझकर ओवरडोज किया। पता था कि साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन मेरे लिए अभी करंट कंडीशन से निपटना ज़्यादा ज़रूरी था। किसी को कुछ बता नहीं पा रहा था। लग रहा था कि ऐसा कोई है नहीं जो मुझे समझ सके। डिप्रेशन से लड़ने के लिए आर्टिकल लिखने पर भी वक्त लगता था। 14 नवंबर को डायबिटीज़ डे आ रहा था। मुझे एक मेडिकल हेल्थ वेबसाइट के लिए लिखना था। वहाँ से मुझे असिस्टेंट मिला कि इस खास दिन पर स्टोरी दो। उसी दिन मेरी दोस्त से बिना बात की लड़ाई 13 से लड़ाई शुरू हुई। 14 तक ये लड़ाई बहुत बढ़ने लगी। इतना करने के बाद उस दिन बहुत अजीबोगरीब बीती। अब समझ नहीं आया कि अब क्या करूं। मेरी एजेंट बूस्ट कर रही थी। मुझे लगा कि जीवन में कुछ है या नहीं, इसे ख़त्म करना चाहिए। मम्मी इसलिए परेशान थी। तब उन्होंने मैं ही इंजेक्शन देता था, उन्हें इंजेक्शन दिया, फिर खाना देकर खुद खाना अपने रूम में लेकर आ गया। जब पहले साथ खाते थे, अब रात के 10 बज गए। खाने की इच्छा नहीं थी। फिर यही ख्याल आया कि अब बस कुछ इच्छा नहीं बची, आज ख़त्म कर लूँगा सब। पता नहीं यह सब क्या था। मैंने पैनिक सा हो रहा था। चेतन भी था मुझे उस टाइम। अभी भी याद आ रहा है कि कैसे सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि कुछ कर लेता हूँ तो मम्मी पापा क्या कहेंगे। मैं हेल्थ पर लिख रहा हूँ, लोग क्या सोचेंगे। दूसरों को हेल्थ रखना सिखा रहा था, खुद ही कुछ नहीं कर पा रहा था। अगर आज मर गया तो कल को लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। माता पिता से पुलिस तहकीकात करेगी, वो अकेले हो जाएंगे। कई बातें रोक रही थी मुझे, लेकिन जो दिमाग का एक कोना था वो कह रहा था कि कोई सॉल्यूशन नहीं है, अब तुझे कर गुजरना चाहिए। मरने के बाद का मत सोचो, तुम्हारे साथ ही तुम्हारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी। मैंने ये सब सोचकर सुसाइड लेटर लिख डाला, जिसमें मैंने माँ बाप समाज के सवालों के भय से निकालने का रास्ता था। मैंने सब लिखा, क्या मैं ऐसा कर रहा हूँ किसी को मेरे जाने के बाद परेशान न किया जाए, जैसी तमाम बातें लिखीं। फिर वो पढ़ पढ़ कर रोया, खूब पढ़ा, खूब रोया, फूट फूट कर रोया। पास के दवाओं के ख़तरनाक कॉम्बिनेशन को तैयार करके जहर तैयार कर लिया था। अब मन में यह आया कि अगर अभी कुछ करूँगा तो मम्मी परेशान न हो। रात में इसलिए सुबह 4 बजे का अलार्म लगाकर आत्महत्या करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया। उसने पहले मैं कुछ घंटे मन को शांत रखना चाहा, इसलिए नींद की दवा ओवरडोज में खा ली। ये दवा इतनी ज़्यादा थी कि इससे मुझे सुला दिया था।
फिर सुबह 4 बजे का अलार्म बजा और फिर ये बजता ही रहा। मुझे सुनाई ही नहीं दिया। मैं सोता ही रहा। मेरी सुबह 11 बजे नींद खुली। मैं खुद को थोड़ा हल्का महसूस कर रहा था, लेकिन वो रात मेरे मन में एक डरावना सपना बनकर बैठ गई। मैंने सुबह उठते ही सोचा कि नहीं, मुझे सुसाइड नहीं करना। मैं बुरी तरह डर गया था। मैंने अब रात को सोने से पहले डबल डोज दवाएं लेनी शुरू की। अब एजेंट के साथ गिल्ट वाली भावना भर गई थी। मुझे समझ आ रहा था कि मैं डिप्रेशन में हूँ और अब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया था कि मैं खुद न घूमना फिरना, न शराब, मोटिवेशनल स्पीकर, न ओवरडोज दवाएं, किसी से कुछ नहीं होगा। अब मुझे हेल्प की ज़रूरत है। मैंने फ़ोन के ज़रिए भोपाल के मनोचिकित्सक डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी, जिनका मैं इंटरव्यू ले चुका था, से बात की। उनको अपनी प्रॉब्लम बताई। समय बीतते बीतते बहुत कुछ बदलने लगा था। लोगों से मिलना जुलना नॉर्मल हो रहा था। मुझे अब नींद आने लगी थी। लाइफस्टाइल से लेकर सोचने के ढंग में करेक्शन कर रहा था। मेरे बारे में सुनते हुए कोई सोच सकता है कि ऐसा तो बहुत से लोग बाहर आए हैं, पर अभिलाषा ही क्यों? सहानुभूति या कोई और वजह है? नहीं, मेरी प्रेरणा के स्रोत जिन्होंने अपनी बात रखी वो सोचें कि उन्हें कोई जज करेगा, तभी मुझे लगेगा कि अपनी कहानी बतानी चाहिए। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ, इस समस्या को जल्दी पहचान लेते हैं। इसके बाद दवाओं के मामले में डॉक्टर के ऊपर भरोसा ज़रूरी है। दोस्तों, अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाली हर एक मोटिवेशन वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। धन्यवाद।